तो स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। अभी मैंने पहला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बात की थी संविधान सभा का गठन, का निर्माण कैसे हुआ, प्रारूप समिति की क्या भूमिका रही और संविधान की आलोचना किस प्रकार से की गई। उन सब के बारे में मैंने पहले वीडियो में देख लिया था और इन सब वीडियो का जो सोर्स है, यानी कि जो पीडीएफ मैंने बनाई हुई है या पीडीएफ के माध्यम से आपको चीजें बता रहा हूँ, ये सभी सोर्स है एम लक्ष्मीकांत बुक से, आप देख सकते हैं। वहां से मैंने निकाल के डेटा को यहाँ पे मैंने अपने अपने एक नोट्स के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आप लक्ष्मीकांत इतनी मोटी बुक है तो उसको पढ़ने से अच्छा है कि उसका कोई शॉर्ट नोट्स मिल जाए। तो ये बेहतर उपाय है कि आप वीडियो को पूरा देखिए और साथ साथ में अगर पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और उस ग्रुप में आपको विधिवत रूप से पीडीएफ भी उपलब्ध करा दी जाएगी। तो और साथ साथ में अगर आप इसके साथ में एमसीक्यू सीरीज भी ला रहा हूँ, जल्द ही एमसीक्यू सभी सब्जेक्ट का एमसीक्यू सीरीज लाऊंगा और इसी प्रकार से मैं और भी बहुत सारी चीजें कराऊंगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे वीडियो चैनल पे उपलब्ध मिलेंगे। बढ़ते हैं, देखते हैं संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से अद्वितीय है। तो पहले तो संविधान का कुछ हम देख लेते हैं क्या चीजें हैं, उसके बाद में विशेषता भी देखेंगे। तो भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से क्या है, अद्वितीय है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो उसे अन्य देशों के संविधान से अलग पहचान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है कि विशेष रूप से 7वें, 42वें, 44वें, 73वें, 74वें, 97वें और 101वें संविधान संशोधन में ये चीजें देखी गई हैं कि कहीं न कहीं विशेष रूप से मतलब दूसरे देश से अलग करती इन संशोधन के माध्यम से आप पढ़ेंगे। आगे चल के संशोधन पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, अभी आप केवल इस चीज को देखते जाइए। फिर 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो इसको भी आप विधिवत रूप से याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि केशवानंद भारती 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती है। तो क्या बोला है, तो केशवानंद भारती 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि उनके अनुच्छेद 368 है तो इसके तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती है। अब देखते हैं विशेषताओं के बारे में। पहली विशेषता है सबसे लंबा लिखित संविधान। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सबसे पहली विशेषता क्या है कि सबसे लंबा लिखित संविधान। इसको हम बृहद दस्तावेज कहते हैं, बृहद दस्तावेज। और संविधान को दो भागों में बांटा गया है, एक लिखित संविधान, एक अलिखित संविधान। लिखित संविधान के एग्जाम्पल में देखते हैं कि अमेरिकी संविधान, जो कि सबसे पहला लिखित संविधान भी बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला छोटा लिखित संविधान के रूप में देखते हैं अमेरिकी संविधान को। अलिखित संविधान यानी कि मौखिक रूप से जो है, अलिखित संविधान यानी कि उसको ब्रिटेन का संविधान कैसा है, तो अलिखित संविधान है। मूल रूप से नेक्स्ट पॉइंट है, मूल रूप से 1949 में संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां शामिल थी। तो मूल संविधान में या मूल रूप से 1949 में यानी 26 नवंबर 1949 को जब संविधान लागू किया गया था, उस समय संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और उसके साथ साथ में 22 भाग और 8 अनुसूचियां शामिल थी। ये तीनों जो है क्वेश्चन में रखे जाते हैं। तो ये तीनों चीजें याद रखिए कि 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। लेकिन वर्तमान परिदृश्य यानी कि वर्तमान की कंडीशन में देखते हैं तो 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। अगर मूल संविधान की बात करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा कि 395, 22 और 8। और अब वर्तमान संविधान की बात करते हैं तो कहीं कहीं लिखा होता है 450 प्लस, तो वो भी ये सही है। कहीं कहीं लिखा होता है 400 प्लस, तो वो भी सही है। लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा अगर देखते हैं तो 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है कि भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे निम्न कारण है। आखिरकार जो संविधान मेरा है यानी हम लोगों का संविधान है वो इतना विस्तृत क्यों है, उसके पीछे कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण भौगोलिक कारण, भारत का विस्तार और विविधता। तो ये हो गया पहला कारण कि भौगोलिक कारण में आता है भारत का विस्तार और विविधता।
दूसरा कारण है ऐतिहासिक कारण। तो ऐतिहासिक कारण के अंतर्गत इसके उदाहरण के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव देखा जा सकता है। तो ये हो गया दूसरा बृहद होने का कारण। तीसरा कारण है केंद्र और राज्य के लिए एकल संविधान। केंद्र और राज्य के लिए एकल संविधान। और चौथा कारण है कि संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों की प्रभुत्व। जो कानून विशेषज्ञ है उनका प्रभुत्व संविधान सभा में, तो ये भी कहीं न कहीं इसको विस्तृत बनाने का कारण बन जाता है। तो यही 4 कारण है जो कि संविधान को विस्तृत बनाने का कारण बनते हैं। जैसे भौगोलिक कारण, ऐतिहासिक कारण, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, या वो एकल संविधान, केंद्र राज्य के लिए एकल संविधान, और संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। फिर नेक्स्ट है कि संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत है बल्कि विस्तृत रूप से प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान है। तो संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत हैं बल्कि विस्तृत रूप से प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान है। अब नेक्स्ट देखते हैं विशेषता क्या है कि विभिन्न स्रोतों से विहित, मतलब विभिन्न स्रोतों से विहित यानी कि संविधान का जो स्रोत है वो विभिन्न स्रोतों से विहित है। विभिन्न स्रोतों का मतलब ये हो गया है, सबसे पहला पॉइंट इसमें देखते हैं कि भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधान और भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से लिए गए हैं। यानी कि इसका मतलब ये हो गया जो भारत का संविधान बना है तो वो विभिन्न देशों से लिए गए संविधान से है। यानी कि विभिन्न देशों से कुछ न कुछ प्रावधान हमने अमेरिका से लिए, कनाडा से लिए, ब्रिटेन से लिए। तो इस प्रकार से मैंने सब जगह से जो संविधानवेत्ता थे उनको जो चीजें ठीक लगी तो उसको एक देश के में क्या चीज ठीक हो सकती है उसको उस देश से लेकर और अपने संविधान में इंक्लूड कर लिया। तो वही बता रहा है कि अपन भारत के संविधान अपने अधिकतर उपबंध जो है विश्व के कई देशों के संविधानों से और भारत शासन अधिनियम 1935 से भी लिए गए। कई सारे प्रावधान जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए, बल्कि बोला जाता है कि कम से कम 250 प्लस अनुच्छेद ऐसे हैं या प्रावधान ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट 1935 के अधिनियम से ले लिए गए हैं। इसी में देखते हैं मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। तो स्रोत बता रहा है यहाँ पे कि मौलिक अधिकार अमेरिका से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड या स्पेन से, और कनाडा से केंद्र राज्य संबंध, और कार्यपालिका विधायिका का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये अभी मैंने शॉर्ट में बता दिया, आगे चल के आपको पूरा मौलिक अधिकार बताएं, मतलब कहाँ से क्या पूरा स्रोत का मैं लिस्ट लेकर आऊंगा उसमें विशेष रूप से बताएंगे। अभी यहाँ पे हम विशेषताओं के रूप में देख रहे हैं, थोड़ी कम कम चीजें देखते हुए चलेंगे। ठीक है, विशेषताएं क्या है उनके बारे में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि अन्य प्रावधान को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रूस से लिया गया है। देखो यहाँ पे बता दिया, लेकिन कौन सा प्रावधान कहाँ से लिया गया वो हम अगले वीडियो में आपको पूरी तरीके से समझाएंगे, बताएंगे वहां पे। फिर है कि संविधान में आधे से अधिक प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो ये हो गई विशेषता। कि विशेषता के रूप में क्या देखा कि भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे विभिन्न स्रोतों से विहित है। ठीक है, तो विभिन्न स्रोतों से विहित वाला पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखते हैं नम्यता और अनम्यता का समन्वय। तो नम्यता मतलब लचीला और अनम्यता मतलब कठोर। तो लचीला और कठोर का समन्वय, यानी कि कहीं न कहीं कौन सा प्रावधान लचीला है, कौन सा कठोर है, तो दोनों का इसमें समन्वय है संविधान में। तो ये भी एक संविधान की विशेषता है। लचीला या नम्य, लचीला कोई नम्य बोलते हैं, तो नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे किसी आम कानूनों के निर्माण की हो। यानी कि नम्यता का मतलब ये हो गया यहाँ संशोधन से संबंधित है कि जो संशोधन की प्रक्रिया है वो किसी विशेष कानूनों में, कुछ कानूनों में जो है नम्य है यानी कि बहुत लचीले है, और किसी विशेष बहुमत से है तो वहां पे वो कठोर हो जाता है। तो इसीलिए बोला गया है कि लचीला या नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संविधान में संशोधन की प्रक्रिया वही है जैसे किसी आम कानूनों के निर्माण की है। ठीक है, जैसे ब्रिटेन का संविधान का नम्य एक तरीके से है, इसको हम बोल देते हैं नम्यता। और भारत का एक प्रश्न भी आता है कि भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर, इसकी व्याख्या कीजिए। ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन भी मेंस में शॉर्ट में पूछ देता है। ठीक है, तो इसको भी हम देखते हुए चलते हैं कि भारत का संविधान ना तो लचीला है ना ही कठोर, बल्कि ये दोनों का मिला जुला रूप है। यानी कि लचीला भी है, कठोर भी है, दोनों का मिला जुला रूप है। अनुच्छेद 368 में 2 तरीके के संशोधन का प्रावधान है। मेन यहाँ पे संशोधन से ही नम्यता या अनम्यता या लचीला और कठोर बनता है।
तो दो प्रकार के संशोधनों की बात कही गई है, जैसे दोनों सदनों को 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों की बहुमत से। तो ये हो गया एक बहुमत कि कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से और प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के बहुमत से संशोधन किया जाता है। दूसरा है कि कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से संशोधित किया जा सकता है। तो ये भी हो गया एक प्रावधान संशोधन के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं विशेषता एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। तो एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। भारत का संविधान संघीय सरकार प्रदान करता है। तो भारत का संविधान कैसा संविधान प्रदान करता है? तो संघीय ठीक है, संघीय सरकार प्रदान करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान है, जैसे दो सरकारें, यानी संघीय सरकार में क्या होता है? दो सरकारें होती हैं, विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, फिर स्वतंत्र न्यायपालिका, दो सदनीय विधायिका। तो ये सभी संघ के प्रावधान विद्यमान है इसमें। तो ये एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था का प्रावधान करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसी में है कि एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और अखिल भारतीय सेवाओं, आपातकाल प्रावधान इत्यादि। तो ये एकल संभावना को बताता है। यहाँ पे एकल क्या कि सशक्त केंद्र, यानी एक एकात्मक हो गया एक तरीके से सशक्त केंद्र, एक संविधान एकल, एक नागरिकता यानी एकल, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, तो ये कहीं न कहीं एकात्मकता की ओर प्रदर्शित करता है। फिर अखिल भारतीय की सेवाएं जो कि राज्यसभा के द्वारा किए जाते, तो वो भी कहीं न कहीं एकात्मकता की ओर करता है। फिर आपातकाल का प्रावधान, तो वो भी राष्ट्रपति द्वारा होता है, तो वो भी कहीं न कहीं एकात्मकता की ओर झुकाव है। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान में संघ शब्द का प्रयोग सिर्फ अनुच्छेद 1 में है। तो संविधान में संघ शब्द का बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। ये देखो, यहाँ से आपको क्वेश्चन पीटी में और मेंस में दोनों में पूछे जाते हैं, तो इसको विशेषकर आप लोग याद रखिए कि क्या मैं बोल रहा हूँ उन सब चीजों को, कि संविधान में संघ शब्द का प्रयोग सिर्फ अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ के रूप में किया गया है। अब राज्यों का संघ के रूप में इसका अभिप्राय या इसका मतलब ये है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। तो भारतीय संघ जो है वो राज्यों के बीच किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये विशेषकर याद रखना है कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। पहला पॉइंट है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। तो ये राज्यों का संघ का मतलब यानी उसका अर्थ है, उसका आशय है। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है विशेषता की सरकार का संसदीय रूप। तो सरकार का जो संसदीय रूप है वो किस प्रकार से है, उनके बारे में पॉइंट देख लेते हैं। कि भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली का तंत्र लिया है। तो भारतीय संविधान ने जो अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली उसको ना लेकर जो ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली है वो संसदीय प्रणाली को लिया है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। तो जो संसदीय व्यवस्था है वो विधायिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजित सिद्धांत पर आधारित है। तो ये हो गया संघीय व्यवस्था जो कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि जो अध्यक्षीय प्रणाली है तो वो दोनों के बीच के शक्तियों का विभाजन, यानी राज्य की शक्ति अलग केंद्र के अलग, वहां पे अध्यक्षीय प्रणाली में दोनों की शक्तियों का विभाजन का सिद्धांत है। तो ये समझा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि सरकार के संसदीय रूप में नेक्स्ट देखते हैं कि संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्ट मिनिस्टर रूल या उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से जाना जाता है। तो संसदीय प्रणाली को क्या बोलते हैं? तो वेस्ट मिनिस्टर या मंत्रिमंडलीय सरकार बोला जाता है, या उत्तरदायी सरकार। संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार या मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की स्थापना है। तो भारत में केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली के स्थापना है। अब देखते हैं नेक्स्ट विशेषता
कि भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं। अब देखिए भारत में संसदीय प्रणाली की क्या क्या विशेषता है उनको भी देख लेते हैं। तो संसदीय प्रणाली की विशेषताओं के रूप में वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति। तो वास्तविक और नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति। दूसरा है बहुमत वाले दल की सत्ता, जिसकी ज्यादा बहुमत है तो उसकी सत्ता। तो ये क्या है, ये संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। ये संविधान के अंदर जो मैंने अभी सरकार के संसदीय रूप बताया है, तो उसी में प्रावधान है कि संसदीय प्रणाली क्या क्या है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो पहली विशेषता हो गई कि वास्तविक और नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति। जो वास्तविक होते हैं और जो नाम मात्र के होते हैं उनका दोनों का हो गया, कार्यपालक जो होते हैं उनकी। फिर है बहुमत दल वाले की सत्ता, जिसकी दल बहुमत दल है उसकी सत्ता। तीसरा है कि विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही। चौथा है कि विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, तो विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता। और पांचवा है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व। और छठा है निचले सदन का विघटन, लोकसभा या विधानसभा। तो निचला सदन जो होता है लोकसभा या विधानसभा का विघटन। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 6 विशेषताएं देखिए संसदीय प्रणाली की। सबसे पहली विशेषता क्या थी कि वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति। दूसरी थी बहुमत वाले दल की सत्ता। तीसरी थी विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही। चौथी विशेषता थी विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता। और पांचवी है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नेतृत्व। और छठी है निचले सदन का विघटन, यानी लोकसभा विधानसभा, इनका विघटन भी एक संसदीय प्रणाली की विशेषता के रूप में देखा जाता है। हालांकि नेक्स्ट पॉइंट है कि हालांकि भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, फिर भी दोनों में मूलभूत अंतर है। देखिए तो हालांकि देखो मैंने जो मतलब ब्रिटिश से ही सभी प्रावधान संसदीय प्रणाली लिए, ब्रिटिश से। अब उस ब्रिटिश के संसदीय प्रणाली से भी हमारी संसदीय प्रणाली कहीं न कहीं किस रूप में कुछ भिन्न है। भिन्न किस रूप में है, देखिए अंतर यह है कि पहला है ब्रिटिश संसद संप्रभु है, जबकि भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। तो ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संसदीय जो ब्रिटिश संसद संप्रभु है, जबकि भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। दूसरा है कि दूसरा प्रावधान है इसमें कि भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है, यानी गणतंत्र, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था यानी राजतंत्र। तो अपने यहाँ क्या है, गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब हो गया कि प्रधान जो राष्ट्रपति होता है वो निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में ऐसा राजतंत्र है, यानी वहां पे निर्वाचित नहीं होता है। ठीक है, वहां उत्तराधिकारी होता है। ठीक है, तो ये विशेष रूप से हमारी जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से किस प्रकार से भिन्न है, उसके रूप में हम ये 2 पॉइंट रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, किसी भी संसदीय व्यवस्था में चाहे वो भारत की हो अथवा ब्रिटेन की, प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। तो संसदीय व्यवस्था में चाहे वो भारत की संसदीय व्यवस्था हो चाहे वो ब्रिटेन की हो, लेकिन प्रधानमंत्री को जो भूमिका है वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। तो किसी भी संसदीय प्रणाली में ये चीज महत्वपूर्ण रहती है, तो इसको याद रखना। अब नेक्स्ट पॉइंट की बढ़ते हैं, यानी नेक्स्ट जो विशेषता है वो है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। तो संसदीय जो संप्रभुता है और न्यायिक सर्वोच्चता है, सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक सर्वोच्चता है उसमें समन्वय कैसा है। पहला पॉइंट देखते हैं इसमें, संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का नियम जो है वो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से भिन्न है, ठीक उसी प्रकार भारत में तो क्या बोला था प्रश्न, यहाँ पे पॉइंट था कि जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से भिन्न है, ठीक उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है। तो इसको भी याद रखना कि जिस प्रकार से मैंने देखा कि संसदीय प्रणाली भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है, उसी प्रकार न्याय व्यवस्था यानी न्यायपालिका जो मैंने ली है वो भी कहीं न कहीं क्या नाम है अमेरिका से ली है, लेकिन उस वहां की न्याय व्यवस्था यहाँ की यानी भारत की, इसमें भी कुछ मूल अंतर है। जैसे कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है। यहाँ पे व्यवस्था जो है न्यायिक जो शक्ति है वो कम है तो अमेरिका से, तो इसको याद रखना है।
नेक्स्ट है कि इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका न्यायपालिका सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने की प्राथमिकता भी दी है, तो इसको भी याद रखना। नेक्स्ट है कि एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, तो भारत में न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है और इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पे है, तो न्यायिक व्यवस्था कैसी है? एकीकृत है। एकीकृत का मतलब हो गया उसके नीचे यानी कि उसके नीचे, तो ये क्या है कि जो पहले यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो कानून है वो सभी न्यायालयों में लागू होगा। तो इस प्रकार से क्या होगा? एकीकृत व्यवस्था हो गई। उसी को देखते हैं कि भारत में न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, इसके नीचे राज्य स्तर पे राज्य का उच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय जैसे जिला न्यायालय, अधीनस्थ अदालतें, ये सब आ गए। फिर न्यायालयों का एकल तंत्र, केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को लागू करना। नेक्स्ट पॉइंट है, हालांकि अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है। तो ये व्यवस्था कहाँ है? अमेरिका में है। यहाँ पे अमेरिका से कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं आखिरकार? क्योंकि जो प्रावधान मैंने जिस प्रकार से मतलब कि भारत ने जो प्रावधान भारतीय संविधान में लिए गए हैं अमेरिका से, तो वो किस प्रकार से भिन्न है उनको भी मैंने यहाँ पे दिखाया है। क्योंकि लक्ष्मीकांत में साफ साफ पॉइंट लिखे हुए हैं, तो उन्हीं पॉइंट को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार। तो ये भी एक मौलिक अधिकार भी एक विशेषता है कि वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो वर्तमान में कुल 6 मूल अधिकार हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। तो संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, उन सबकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। तो वर्तमान में कुल 6 मूल अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। तो क्या है? तो मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? तो राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना, कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने काम पर निरोधक की तरह काम करते हैं। तो मूल अधिकार क्या करते हैं? कि कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने काम पर निरोधक की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट है कि उल्लंघन की स्थिति में, यानी कि मूल अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत। तो इस प्रकार हम अगर मेरे मूल अधिकार का हनन होता है तो हम डायरेक्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे कह रहा है। नेक्स्ट है कि संसद इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है, इनमें कटौती भी कर सकती है। ठीक है, तो संसद जो है ये मूल अधिकारों को समाप्त भी कर सकती है किसी संविधान अधिनियम के द्वारा, संशोधन अधिनियम के द्वारा, और इनमें कुछ कटौती भी कर सकती है। जैसे पहले 7 थे, अब 6 कर दिए गए। तो इस प्रकार से एक कटौती के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 20-21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपात के दौरान इन्हें स्थगित किया जाता है। तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्थगित किया जा सकता है, लेकिन 20-21 को नहीं। तो ये भी हम आगे चल के देखेंगे क्यों नहीं किया जा सकता है, वो सब आगे की चर्चा है। अभी सिर्फ विशेषता के रूप में यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ये भी एक भारतीय संविधान की विशेषता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है क्या? नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता के रूप में कहा जाता है। इसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है, यानी कल्याणकारी राज्य की स्थापना। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो क्या करते हैं? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहता है, जो कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। तो इसको याद रखना। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं करा सकते हैं, लेकिन देश की शासन व्यवस्था में यह सिद्धांत मौलिक है और यह देश की जिम्मेदारी है। जैसे मौलिक अधिकारों को कानूनी रूप से लागू करा सकते हैं, लेकिन क्या है कि इनको नहीं करा सकते हैं। ये देश की शासन व्यवस्था में सिद्धांत मौलिक है और ये देश की जिम्मेदारी है, ठीक है, कि देश इनको लागू कराए। इन्हें लागू करना राज्य का नैतिक कर्तव्य है। तो इन्हें लागू करना राज्य का कैसा है? तो नैतिक कर्तव्य है। और मिनर्वा मिल्स मामला 1980, तो मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि
भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों को के संतुलन पर रखी गई है। तो क्या बोला पॉइंट? तो पॉइंट में कहा गया है कि मिनर्वा मिल्स मामला 1980 आया था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव जो है वो मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य देखते हैं इसमें कि मूल सिद्धांत, ये मौलिक कर्तव्य भी एक विशेषता के रूप में देखा जाता है। तो मूल सिद्धांत में वर्णन नहीं था, तो मौलिक कर्तव्य का मूल सिद्धांत में वर्णन नहीं था। जब संविधान लागू हुआ था उसमें मूल सिद्धांतों का वर्णन नहीं किया गया था। मूल कर्तव्य का सिद्धांत, कर्तव्य बोलो कि मूल कर्तव्य का वर्णन नहीं था, किंतु इन्हें स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर 1976 में, तो परंतु इन्हें स्वर्ण सिंह समिति का नाम याद रखना कि मूल कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल 1975 से 77 के दौरान शामिल किया गया था। यानी कि जब देश में इमरजेंसी लगी थी, यानी कि आंतरिक आपातकाल लगा था 1975 से 77 के बीच, उसी समय मौलिक कर्तव्यों को लागू किया गया स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से 1976 में, और संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया। तो इसको विशेषकर याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो 86वां संविधान संशोधन भी 2002 में जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य के रूप में। ठीक है, इसको भी याद रखना। और मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य को याद रखना चाहिए। तो अगर आपको मौलिक अधिकार याद है, क्या क्या मेरा मौलिक अधिकार थे, उसके साथ में कर्तव्य भी याद रखने चाहिए। फिर एक न्यायपालिका को उन्हें लागू नहीं करना कर सकते। तो जैसे कि मूल अधिकार को जो है न्यायपालिका द्वारा लागू किया जा सकता है, या न्यायालय में हम जा सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। लेकिन मौलिक कर्तव्य के लिए न्यायपालिका में जाने की या कोई भी लागू नहीं करा सकते हैं न्यायपालिका के द्वारा। ना हम अगर मौलिक कर्तव्य का हनन होता है तो हम न्यायपालिका नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार कहा गया है, और ना ही इनको हम न्यायपालिका द्वारा लागू करा सकते हैं। 11वां देखते हैं एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो ये भी एक विशेषता के रूप में देखा जाता है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 साफ साफ कहता है कि धर्म, जात, लिंग या इन सब के आधार पे, तो यहाँ पे है धर्म के आधार पे किसी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 15 में। फिर है कि सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे, अनुच्छेद 16 में कहा गया है, समान अवसर की बात कही गई है कि किसी भी सार्वजनिक सेवा है, कोई भी नौकरी के लिए किसी को वंचित नहीं किया जाएगा, समान अवसर, सबको समान अवसर दिया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 16 के तहत कहा गया है। फिर हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने या उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार है, अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति, यानी हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने का या उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार है, अनुच्छेद 25 में कहा गया है। नेक्स्ट विशेषता के रूप में देखते हैं एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, तो यद्यपि भारतीय संविधान फेडरल है, यद्यपि भारतीय संविधान फेडरल यानी कि संघीय है, और दो लक्षणों एकल और संघीय का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो यद्यपि भारतीय संविधान फेडरल है और दो लक्षणों एकल का भी और संघीय का भी प्रतिनिधित्व करता है, मगर केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, भारतीय नागरिकता, लेकिन यहाँ पे क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। दूसरी ओर वही अमेरिका से कंपेयर कर रहे हैं कि दूसरी ओर अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति के पास न केवल देश की नागरिकता है बल्कि जिस राज्य में रहता है उस राज्य की भी नागरिकता है। लेकिन अपने यहाँ पे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन अमेरिका जैसे देश में वहां पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, वहां देश की नागरिकता के साथ साथ में राज्य की भी नागरिकता का प्रावधान है। तो ये हो गई विशेषता एकल नागरिकता के बारे में। नेक्स्ट है स्वतंत्र निकाय। स्वतंत्र निकाय, भारतीय संविधान न केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार, केंद्र और राज्य तथा न्यायिक अंग ही उपबंध करता है बल्कि कुछ स्वतंत्र निकायों की भी स्थापना करता है। तो ये भी एक विशेषता है। जैसे कुछ स्वतंत्र निकाय में चुनाव आयोग, कैग और संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, तो ये सब क्या है, एकल मतलब स्वतंत्र निकाय है, स्वतंत्र निकाय है ये सब। नेक्स्ट देखते हैं आपातकालीन प्रावधान।
अब भारतीय संविधान में आपातकाल की स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति के लिए बृहद आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था की है। तो क्या बोला है कि आपातकाल की स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए बृहद आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था की है। आपातकाल के प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य क्या था? आखिरकार आपातकाल को क्यों शामिल किया गया, क्या उद्देश्य था? उद्देश्य यह था कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना। तो ये महत्वपूर्ण है कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे की सुरक्षा करना, प्रदान करना। तो ये था आपातकाल को लागू करने का या आपातकाल के प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य था। अब भारतीय संविधान में 3 आपातकाल का प्रावधान करता है। पहला आपातकाल है राष्ट्रीय आपातकाल, जो युद्ध, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से पैदा हुई राष्ट्रीय अशांति का अवसर, जो कि अनुच्छेद 352 में है प्रावधान। दूसरा है कि राज्य में आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, अनुच्छेद 356। तो राज्य में आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, अनुच्छेद 356 में प्रावधान है, ये दूसरा आपातकाल है। तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जिसकी व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 360 में, जो कि अभी तक हमारे देश में कभी नहीं लगा वित्तीय आपातकाल। तो तीनों आपातकाल याद रखना कि राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 के तहत, राज्य में आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन जिसको बोलते हैं वो 356 के तहत, और राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट विशेषता देखते हैं त्रिस्तरीय सरकार। तो मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों के तरह भारतीय संविधान में भी 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था और स्तरीय राज्य व्यवस्था यानी केंद्र व राज्य और संगठन के संबंध में प्रावधान तथा केंद्र और राज्यों की शक्तियां अंतर्विष्ट हैं। लेकिन बाद में 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन में 3 स्तरीय स्थानीय सरकार का प्रावधान किया गया। तो ये तो बता दिया 2 स्तरीय वाला, ठीक है, मूल संविधान की बात कर दी। लेकिन 1992 में 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन के तहत 3 स्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया, इसलिए बोलते त्रिस्तरीय सरकार। नेक्स्ट है सहकारी समितियां। तो ये भी एक विशेषता है संविधान की। तो सहकारी समितियों में 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में सहकारी समितियों को संवैधानिक ढांचा और संरक्षण प्रदान किया गया। तो ये भी एक विशेषता के रूप में देखते हैं। तो संविधान की विशेषताओं को मैंने विधिवत रूप से एक एक विशेषता के रूप में आपको बता दिया है। और अगर आपने वीडियो को अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ साथ में अगर आपने वीडियो को पूरा देखा हो तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं, पूरी अनुसूचियों के बारे में, कौन सी अनुसूची का क्या प्रावधान है उसको लेकर आऊंगा। उसके बाद में संविधान के स्रोत क्या क्या है उनको लेकर आऊंगा, फिर प्रस्तावना, फिर हमारे अनुच्छेद जो है प्रारंभ हो जाएंगे, वहां से प्रस्तावना, फिर नागरिकता लाएंगे, नागरिकता के बाद मौलिक अधिकार, फिर मौलिक कर्तव्य, नीति निषेधता। तो ये सभी को हम विधिवत रूप से करते हुए पूरा चलेंगे। नोट्स के माध्यम से आपको बताएंगे, हर एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।